हेलो 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 एवरीवन। अच्छा, तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्टेट्रोल एंड व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड भी देखा था और फॉर्मल चार्ज काउंट करना सीखा था। और उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, कैसे डॉट्स बना के हम एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या देखा था, और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड भी देखा था। तो इन सब बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत बेसिक्स जाने थे। और उसके बाद क्या, ऑक्टेट्रोल के बारे में पढ़ा था। ऑक्टेट्रोल ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना प्रीफर करेंगे। तो प्रीफर करना ये कोई मतलब ऐसे यूनिवर्सल रूल नहीं है। हर कोई रूल के कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं, और इसी लिमिटेशन वही रीज़न होता है कि आगे नए नए रूल्स और थ्योरीज डिस्कवर होते रहते हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशन है ऑक्टेट्रोल के। क्या है, सपोज कुछ कुछ मॉलिक्यूल में देखा गया है जैसे जिनके आउटर मोस्ट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे LiCl हो गया। LiCl हो गया तो ये तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है। तो 3 के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन Li लिथियम और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया लिथियम के साथ। 4 हो गए ना लिथियम के आउटर मोस्ट में। तो ऑक्टेट तो सेटिस्फाई नहीं हुए लिथियम पे। ये इनके 8 से कम है ना आउटर मोस्ट पे, तो ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुए। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम के H2, और अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 4 है आउटर मोस्ट पे। 4 है आउटर मोस्ट पे। जब 4 हो गए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक तो 1s2 में रहेगा, टू 2s2, 2p2, ये होता है बेरिलियम का। आउटर मोस्ट पे कितने? 4 है। 2h से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिए। टोटल कितने हुए? टोटल इसके आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 1s को रहने देते, ठीक है, 1s को रहने देते, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑक्टेट तो सेटिस्फाई नहीं हुआ यहाँ पे। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सम मॉलिक्यूल्स, बेसिकली जिनके आउटर मोस्ट पे मतलब जिसके एटॉमिक नंबर जो 8 से कम होता है, तो वो आउटर मोस्ट पे बॉन्ड करने के बाद भी नहीं रख सकते। ये हो गया पहला लिमिटेशन। उसके बाद सेकंड आ गया, तो देयर आर सम कंपाउंड्स जो अपने वैलेंस सेल में ऑड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे NO हो गया, डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड शेयर किया, ठीक है। आउटर मोस्ट पे कितने थे? 5 थे। नाइट्रोजन के 5 थे। उसके बाद और 2 यहाँ से आ गए, 5 टू 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑड हो गए, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है।
सपोज NO2 हो गया, एक माइनस एक प्लस, तो कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 3 बॉन्ड है और एक और इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी और इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं हुआ वहाँ पे। तो ऐसे कुछ स्पेसिस होते जहाँ पे ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन थे ऑक्टेट रूल के, ये सेकंड लिमिटेशन है और एक आगे भी है। थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। देखो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो थर्ड पीरियड के होते हैं एंड बियॉन्ड दैट, अब डी ऑर्बिटल्स, तो इनमें क्या होता है, जो थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड के बाद में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल होता है। तो डी ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्ड जो पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ कंपाउंड ऐसे देखे गए थर्ड पीरियड और बियॉन्ड दैट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाले कुछ कंपाउंड देखे गए जहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी एलिमेंट जो है और भी बॉन्ड बनाने लगे। तो कैसे, जैसे SF6 हो गया, SF6 हो गया, और PF5 भी। तो ये तो ऑक्सीजन की फैमिली से है ना, इसको चाहिए थे 2, लेकिन ये 6 बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। ये तो ऑक्सीजन फैमिली में ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये है ना। तो इसका तो आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड, किसके लिए, सल्फर के लिए। लेकिन यहाँ पे ये 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी और भी ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। जैसे देखो यहाँ पे सल्फर होता है ऐसे ऐसे, आउटर मोस्ट पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 बॉन्ड बना चुका है 2 फ्लोरीन के साथ, तो इसके आउटर मोस्ट पे 8 हो गए। लेकिन इसके बाद भी और फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर लेके आता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऑक्टेट से कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना, इनको हम एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो ये भी एक लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का, जहाँ पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होने के बाद भी एलिमेंट जो है और भी बॉन्ड बनाने लगता है। क्लियर हो गया? अच्छा,
आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम प्लस सपोज हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यही होता है आयनिक बॉन्ड। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स थ्रू बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एक प्रोसेस है कि जब भी कोई एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनता है, और एक न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है। Cl माइनस, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो Na प्लस एंड Cl माइनस बने कैसे बने? सोडियम के आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना होगा। तो जब निकालना होगा तो कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए, वैसे तो निकाल नहीं सकते, तो एक फोर्स चाहिए। तो द फोर्स दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of an atom is called ionization energy। तो सोडियम के आउटरमोस्ट सेल से कोई फोर्स लगा के हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na प्लस की जनरेशन हुआ, Na प्लस फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी हमने दिया ना, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी किससे बोलते हैं? एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो जो एनर्जी हम देंगे उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो तो वो तो चाहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में कोई ना कोई तो एनर्जी या तो चाहिए होगी या फिर वो रिलीज कर दिया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सपोज तुम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिए तो हो सकता है क्लोरीन अपने स्टेबिलिटी के अनुसार, कोई भी इन जनरल, क्लोरीन के केस पे तो अलग स्पेसिफिक होगा, या तो वो रिलीज करेगा एनर्जी या फिर एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो या तो एनर्जी एक्वायर करता है या फिर एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डिफरेंस समझ में आ गया? आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हमें आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो वहाँ पे एनर्जी देना होता है, तो ये डेफिनेटली एंडोथर्मिक। ये जो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन होता है ये डेफिनेटली एंडोथर्मिक, क्योंकि बाहर से एनर्जी दोगे तभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना, बाहर से फोर्स लगा के। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा किसी भी रूम में, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, आउटरमोस्ट सेल पे ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद अगर वो स्टेबलाइज हो जाता है, कोई भी एटम हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद स्टेबलाइज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। अगर वो स्टेबलाइज नहीं होता तो एनर्जी को गेन कर लेगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगा उसका, तो एनर्जी बढ़ गया तो स्टेबलाइज नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, या तो एनर्जी रिलीज कर सकता है, हीट हो गया, हीट रिलीज करता है, या फिर हीट लेता है भी, एक्वायर हीट गेन भी करता है। लेकिन आयोनाइजेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो डेफिनेटली वो एनर्जी लेगा, बाहर से एनर्जी लेगा, और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एनी फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, वो हीट की फॉर्मेट में भी हो सकता है,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड addition of electron may be exothermic or endothermic depending upon the stability of the atom after gaining the electron. तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? क्योंकि ये आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन रख देगा। सोडियम के 11 होता है ना, 2, 8 एंड 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना तो आउटर मोस्ट पे इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। से 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हम बोल लेंगे अच्छा। जब कोई भी एटम आयोनाइज होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा उसको इन जनरल हम बोलेंगे उसी की इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम स्टेबलाइज होता है Na+ होके, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। सपोज कैल्शियम हो गया, कैल्शियम Ca2+ बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई =2। सही है। सिमिलरली जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर रिलीज कर देगा, उसी को उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। बस ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब हम देखेंगे कंडीशंस। तो कौन से कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? तो पहला फर्स्ट कंडीशन हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो जितनी जल्दी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन बन जाएगा उतनी इजीली आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये हो गया पहला कंडीशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। दूसरा हो गया इसकी अरेंजमेंट में क्या होता है? सपोज इन स्पेस सोडियम प्लस एंड Cl- ये अपने चारों तरफ कैसे वे में अरेंज होंगे इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको हम आगे तुम सॉलिड स्टेट में उसको पढ़ोगे। क्रिस्टल लैटिस कैसे फॉर्मेशन होता है, यूनिट सेल कैसे होता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, इसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कितनी इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। पहला कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन होता है जितनी जल्दी होगा उतनी इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और
इनके अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सही है। और थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड होता है ये आयोनाइजेशन ऊपर एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी इजीली हम उस पर आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो उतनी इजीली एक पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, करेक्ट है, इतना करेक्ट है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन एटॉम गेन्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इट्स गैसियस ग्राउंड स्टेट। ये एक जनरल टर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये पीरियोडिसिटी में भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड while adding वन इलेक्ट्रॉन। जनरल ये हो गया कि एनर्जी रिलीज हो या फिर एनर्जी गेन हो, उसी में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन जब एनर्जी रिलीज होगा, स्पेसिफिकली जब एनर्जी रिलीज होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस ग्राउंड स्टेट एटॉम। तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। तो कितनी टेंडेंसी है टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी टेंडेंसी होगा वो स्टेबलाइज होगा और एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। लेकिन इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो या फिर गेन हो, डेल एच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दोनों के लिए हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। लेकिन स्पेसिफिक जहाँ पे एनर्जी नेगेटिव होता है, डेल एच नेगेटिव होता है, उसी केस में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है आयोनिक बॉन्ड, कैसे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, जिसको जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इतनी इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा नेगेटिव बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड, नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लो। तो पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऐसे डिपेंड करता है, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यार मोर इजीली नेगेटिव आयन फॉर्म्ड। वैसे डिपेंड किया, जिसको जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसके जितनी ज़्यादा होगी उतनी इजीली नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाएगा तो मोर इजीली आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स मोर इजीली। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर हो गया। इट में बी एक्सोथर्मिक, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं लिख देता हूँ।
इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy may be positive और नेगेटिव। ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसी को बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज होता है या फिर गेन होता है। डेल एच या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब डेल एच नेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा गैसियस फेज में, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर हो गया? तो ये चारों कंडीशन हो गए जहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। इस कुछ कंडीशन हो गए, इसी कंडीशन में जैसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, और लो आयोनाइजेशन एनर्जी और मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, और जितनी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हो गया, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कंडीशन होता है। अगर ओवरऑल हम देखा जाए, ओवरऑल हम देखें तो क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स between the elements low ionization energy and high negative value of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओवरऑल कंडीशन ये है। ओके, नोट कर लिया? इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट करो। ये तो छोड़ो, कंडीशंस तो हो गया, कंडीशंस। लैटिस एनर्जी पहले कभी सुना है? शायद सॉलिड स्टेट में होगा, वो पता नहीं, होगा, जरूर होगा सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे देख लेते आयन लैटिस एनर्जी क्या है। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। गैसियस
आयोनिक कंस्टिट्यूएंट्स। क्या समझ में आया? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of one mole of solid crystal lattice formed from its gaseous constituent ions। वही पकड़ लेते हैं NaCl का एग्जाम्पल, इजीस्ट है, कॉम्प्लिकेटर में जाना ही नहीं। Na गैसियस, अच्छा ये पॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में ही बनता है, ठीक है। नेगेटिव भी आयन जो होता है तो इजीली होता है गैसियस स्टेट में, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से निकालना होता है या ऐड करना होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में उतना इजी नहीं होता, सॉलिड गैसियस स्टेट में ही होता है। तो जब आयन फॉर्मेशन करते हैं तो गैसियस स्टेट में इजीली फॉर्मेशन होता है। तो इन जनरल हम गैसियस स्टेट में ही आयन को फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आयन फॉर्मेशन करेंगे। तो Na गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस NaCl। तो ये 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि जब दो आयन होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल है, ये जब आपस में कंबाइन करेंगे कि सॉलिड्स कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो जब स्टेबलाइज हो जाएंगे कुछ एनर्जी तो रिलीज करेंगे ही, सही है। यस, सेकेंड डेफिनेशन हो गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन्स, रिवर्स प्रोसेस है। तो ये डेल एच नेगेटिव जो होगा, ये एनर्जी रिलीज हो गया, इसी को भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे। जब यही डेल एच को आप अप्लाई करोगे, डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा, उसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे। बस साइन की फ़र्क है, साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको लैटिस एनर्जी ही बोलेंगे। 1 mole ऑफ सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल चाहे फॉर्मेशन हो या उसको डिसोसिएट करना हो, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैग्नीट्यूड में चाहिए होगी, उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। वो चाहे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। साइन का मतलब सिर्फ देना देना होता है। जब रिलीज होगा एनर्जी तो नेगेटिव हो जाएगा, जब एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा डेल एच। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है साइन, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। अच्छा, क्लियर हो गया? ये सब आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, लैटिस एनर्जी। तो ये स्टेबिलिटी ऊपर की भी डिपेंड करता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। जो भी आयोनिक कंपाउंड जितनी भी ज़्यादा स्टेबलाइज है, उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी